मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 फरवरी को जेएनवीएस क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसका मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये जो सॉल्यूशन होने वाले हैं वो केवल मैथ के क्वेश्चंस के होने वाले हैं। 35 क्वेश्चंस जो हैं उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और क्या देखेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए था आपको इन सारे प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में कि आपको कैसे ये सारे क्वेश्चंस करने चाहिए थे और कैसे बाकी बच्चों ने किए हैं और आपने क्या गलतियां की हैं जो कि आगे आने वाले परीक्षाओं में आपको नहीं करनी है। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूं आप सभी के लिए बिग सरप्राइज है इसके मेरे पास आप सभी के लिए, जो क्लास 5th 6th 7 और 8 वालों बच्चों के लिए। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं 35 क्वेश्चंस के बारे में, उसके बाद से लास्ट में हम बात करेंगे सरप्राइज की। तो लास्ट तक आप लोग सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते चलिएगा, ठीक है, और समझते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ही आपसे बहुत बेहतरीन पूछा गया था। यहां पर पूछा है कि सत्य नहीं है, इज नॉट ट्रू। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यहां पर बच्चे गलती करते हैं। तो जैसे ही हम ऑप्शन के तरफ बढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन हमको दिखता है कि 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/7 इक्वल टू 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/7। तो जब भी हम देखेंगे कि कभी भी ब्रैकेट में हो चाहे बिना ब्रैकेट के हो, तो जो भी वैल्यू यहां पर हमें मिलेगी ये भी सेम होगी और ये भी सेम होगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो दोनों ही क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और अगर हम देखें यहां पर 2/3, ठीक है, 2/3 और -3/4 -5/7 और यहां पर है 2/3 -3/4 -5/7, यहां प्लस है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो है ये आपका जो है ये इक्वल टू हो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का जो मल्टीप्लाई है ये अंदर होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज इट इज दोनों क्या होने वाले हैं, सेम ही होने वाले हैं। तो डी ऑप्शन में नहीं होगा। तो आपका आंसर जो बचेगा वो आपका सी ऑप्शन बचेगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक दो अंकों की संख्या 20 से छोटी है, मतलब ऐसी संख्या है जो 20 से क्या है, छोटी है। ठीक है, कोई संख्या x, इस संख्या के अंकों का योगफल है। ठीक है ना, तो इन अंकों के गुणनफल के दुगुना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो क्या है, इन अंकों के गुणनफल के दुगुना है। ठीक है ना, तो इन अंकों के गुणनफल के क्या है, दुगुना है। तो बस क्लियर सी बात है, बस इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन पे जाइए। अगर हम 12 को लेते हैं तो 12 जाहिर सी बात है कि 20 से छोटी संख्या है, लेकिन इनके अंकों का योग अगर देखें तो 1 + 2 = 3 आएगा। तो क्या इनके अंकों के गुणनफल से दुगुना है, यानी 1 × 2 कर दें तो ये तो 2 आएगा। तो क्या ये इसके दुगुना है, नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। और अगर बात करें यहाँ 15 की, तो 15 का भी अगर हम प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6 बनेगा, और ये बन जाएगा 5, 1 × 5। ठीक है, तो क्या ये दुगुना है, नहीं है। ठीक है, अगर वहीं 11 की बात करें तो 11 अगर दोनों अंकों को अगर हम जोड़ें तो 2 मिलेगा, और दोनों अंकों को गुणा कर दें तो 1 मिलेगा। तो बेस जाए यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये इस संख्या का क्या है, 2 टाइम्स है। ठीक है ना, 2 टाइम्स है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपको यहां दिया हुआ है, देखिए यहां पर कह रहा है, यहां बोल रहा है कि करेक्ट, नॉट ट्रू की बात नहीं किया है, तो करेक्ट की बात किया है।
तो यहां पर अगर हम देखें पहले ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ प्लस का साइन है और दोनों आपका जो फ्रैक्शन है वो भी सेम है, बस उसके पोजीशन को चेंज कर दिया गया है, बाकी सब आपका नहीं होगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। ठीक है, जो आपका सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे देखिए। अब देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि जब तक आप स्क्वायर 1 से लेके 20 तक 30 तक स्क्वायर आप किसी भी तरह याद कर दें, और 1 से लेके 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसे प्रश्नों में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, यहां पर जो आपको प्रश्न दिया गया है वो पूछ रहा है कि 218 किस दो वर्गमूल जिन दो संख्याओं के बीच में है उस संख्याओं का मान बताइए। तो हम कहें कि सर 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो कहीं ना कहीं 218 इन दोनों के बीच में आएगा, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कौन सी संख्या का अंक 1 पर समाप्त होती है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 9 बनेगा। अगर हम यहां पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 1, और जो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 7 का कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो यहां पर कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो केवल और केवल बी ऑप्शन ऐसा पॉसिबल है जिसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये आपका यूनिट डिजिट है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, क्योंकि इसको देख कर ही बच्चे डर गए कि भाई ये क्वेश्चन इतना हार्ड है, बल्कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? आप सभी को पता है कि 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है, जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 169। तो जैसे ही 169 बनेगा, ये इसका किसका स्क्वायर बन जाएगा, 13 का। जब इसको 13 को 108 में जोड़ेंगे तो 121 आएगा, और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। अब इस 11 को 25 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। फिर इसको 10 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 4। तो सब मिला जुलाकर ये बाहर निकल गया, और बाहर निकल के क्या मिला मुझे, 4 मिला। प्लस 225 15 हो गया, और नीचे आ जाएगा 729 जो है ये 27 का स्क्वायर है, और माइनस 5/144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। अब यहां पर एलसीएम निकालने की भूल न करिएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 4 और अपर 9। तो क्यों, मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर आप इस डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। तो आप कहोगे सर यहां पर तो 3 का क्यूब है सर, और यहां पर 3 है इंटू 4 है, तो यहां पर कितने 3 की कमी है। अगर मैं यहां पर 2 3 बढ़ा दूं तो, और यहां पर 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और क्योंकि यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां मैंने 9 से किया है तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा। तो 4 प्लस ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका कितना, 15 4 जा 60 माइनस 45 अपान 27 4 जा 108, और डिवाइडेड बाई 4/9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 प्लस ये क्या बनेगा, 15 अपान 108 इंटू 9/4 मैंने चेंज कर दिया, और ये कट जाएगा 12 से, और फिर इसको 3 से काटिएगा तो कितना आएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो 4 इंटू 4 16 आएगा, तो यानी डिनोमिनेटर में 16 आना चाहिए। तो केवल और केवल ए ऑप्शन में ही है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में भी नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ -3 होल
3/8। तो हम इसको क्या करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। और 3 3 और 327/8 -27/8 और इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम। तो क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस बरकरार रहता है, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो पॉजिटिव वाले आंसर खत्म हो गए और यहां पर ये 3 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। अब यहां पर फिर वही चीज पूछा है आपसे कि 0.027 को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा 27/1000 और इसी का क्यूब रूट आपको निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 3/10, तो ये बन जाएगा 0.3। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनीय बॉक्स का आयतन 1.331 सेंटीमीटर क्यूब है, इस घनीय बॉक्स की भुजा की लंबाई पता करनी है। तो वॉल्यूम का आपको साइड पता करना है, तो यहां पर आप क्लियरली मेंशन है कि आयतन दिया गया है, तो आप सभी को पता है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है, क्या होता है साइड का क्यूब, और यही किसके बराबर है 1.331। तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूंगा तो क्या कैसे लिखूंगा 331/1000 और ये क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट में आ जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट में आ जाएगा। जैसे ही क्यूब रूट में आया तो ये कितना बन जाएगा 1331/1000 और ये सभी को पता है कि ये 11 का क्यूब है और ये अपॉन 10 आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूं 1.1 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कराया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन आ गया। वहां मैंने 16 कराया था और यहां पर 18 दिया हुआ है। क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्या करेंगे, इस देखिएगा इसको जब भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी आप इसको इससे कर सकते हैं। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 9x² प्लस 16y² प्लस 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24xy इक्वल टू 18 का क्यूब, 18 का स्क्वायर होता है 324। अब ये हमको मिल गया यहां पर, ठीक है, तो 24 और xy की वैल्यू यहां पर दी गई है 6, तो 24 6 जा देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 324 माइनस 24 6 जा होता है 144। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180 और आपका बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मैंने इससे आसान क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में होता ही नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें P इक्वल टू लिखा है P रेशियो 1 टू द पावर 4, Q रेशियो 4 टू द पावर 0, R रेशियो 0 टू द पावर 4 और S रेशियो 4 टू द पावर 1। तो हम जानते हैं कि एक के पावर कितना भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें कि 4 की पावर 0 है तो कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 होता है तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहां पर तो 0 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा। तो बोला है कि मानों में से कौन से दो मान बराबर हैं, तो P और Q का जो मान है वो क्या है बराबर होगा। यहां पर आपका जो ए ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ये भी। बस आपको यहां पर समझना है कि a टू द पावर n अपन a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n माइनस m होता है, इसी पे ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अब देखिए 2 टू द पावर 8 और 2 टू द पावर 5 है, तो ये अपान में है तो हम कह सकते हैं कि सर 2 टू द पावर 8 माइनस 5 और इसके पावर में है 3
और डिवाइडेड बाई 2⁵। तो यहाँ पर जैसे ही ये माइनस होगा तो 3 आ जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो फिर 9 में से जब 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याएं क्रमशः 1:2 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 2:1 के अनुपात में हैं, तो इन बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। और आप सभी को पता है कि बेलन का जो वो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, या फिर आप इसका क्षेत्रफल अगर का फार्मूला पता है तो आप इजीली इस प्रश्न को कर ले जाओगे। अदरवाइज यहां पर आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो यहां पर दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अगर हम बात करें कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है आपका R1 और ये है आपका H1 और ये है आपका R2 और ये है आपका H2, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वॉल्यूम में V1 अपॉन V2 करोगे तो ये पाई R1 आपका 1 है, इसका स्क्वायर करोगे इंटू 2 अपॉन पाई 2 का स्क्वायर इंटू 1, पाई से पाई कैंसल और ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 4, काट दोगे 1/4 यानी 1:4 आपका राइट आंसर बनेगा। 1:4 आपका यहां पर राइट आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और अगर नहीं आपको याद है इसका वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है वो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 14वें प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, डायरेक्टली पूछा है 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में, और 18 6 जो होता है 108। आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 108, यानी सी ऑप्शन आपका यहां पर सही उत्तर बनेगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको बहुत मतलब लगभग 90% बच्चों ने इसका आंसर नहीं किया है। बाकी करना कैसे है, बस आपको इसको समझना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये भी एकदम फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर या फिर ये आपको नहीं पता है तो फिर आप इस प्रश्न को नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो दिया हुआ है 3a² प्लस AB प्लस 2b², ठीक है। और इसका वन साइड दिया हुआ है क्या, A प्लस B। और आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो अगर L इंटू बी, अगर हमको यहां पर एक भुजा दी गई है तो हमको दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम अगर एक मान लीजिए आपको ये B दिया हुआ है A प्लस बी, तो अगर हम लेंथ निकालना है तो हम कह सकते हैं कि एरिया में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें अपना लेंथ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको सोचिए, थोड़ा सा आपको यहां पर माइंड लगाना होगा कि अगर हमको A प्लस बी और इनटू क्या इसमें गुणा करेंगे कि हमें 3a² प्लस AB प्लस 2b² मिल जाए। तो पहला जो आपका दिमाग में आता है यहां 3 है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ हम 3 लिखेंगे तभी पॉसिबल है कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² बनेगा, ठीक है। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे b से ये आगे जाएगा 3a यहां से अगर करेंगे तो ये 3a बनेगा, 3a² बनेगा और ये बन जाएगा 2ab, सॉरी ab। तो और यहां पर प्लस में हम 2 के साथ क्या है, b के साथ क्या है 2 है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब यहां पर 2b से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2b² तभी बनेगा जब इस b² का मल्टीप्लाई 2b से होगा। तो बस इतना ही अगर आप कर लोगे तो आपको लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी मिल गया, दोनों चीजें आपको प्राप्त हो गई। तो जब दोनों चीजें आपको प्राप्त हो गई तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2l प्लस बी करोगे तो ये क्या बनेगा, a वाला a के साथ b वाला b के साथ, यानी ये आपका क्या बन जाएगा 4a प्लस 3b। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 8a प्लस 6b यूनिट। और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए एकदम सेम ऐसा ही है। तो ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के 90% का बीमा करवाता है तथा 1/2/3% की दर से 360 रुपए बीमा की किस्त देता है, ठीक है। तो उसकी संपत्ति का कुल मूल्य क्या है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली बताऊं तो 90% उसके संपत्ति का उसने बीमा करवा रखा है और उसका 90% का इतना परसेंट क्या देता है, वो किस्त देता है, ईएमआई देता है। तो इंटू 5/3 कर लेंगे, या काट लो। तो ये कितने बार में कटा, 60 बार में, सॉरी 30 बार में। और ये बना आएगा कितना 150%। और यही किसके बराबर है 360 के बराबर। तो अगर मैं कहूं इसको काट दूं और 1% की वैल्यू निकालूं तो 36/15, तो लगभग ये कितना आएगा 15 दूना 30 यानी 2.4 कुछ आएगा। अगर 100% की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 24,000 रुपए आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न आपसे हर एक कंपटीशन में पूछा जाएगा, क्योंकि इजी वे में एकदम बहुत आसान वाला आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ऐसे प्रश्न नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी होती है तो साइकिल की बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो दुकान की कुल बिक्री में क्या अंतर है। अब देखिए कमी आएगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कमी हो रहा है तो कहीं ना कहीं घाटा का सौदा तो नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है घाटे का सौदा हो रहा हो, लेकिन जांचना हमारा कर्तव्य है। तो हम पहले जांच लेंगे कि क्या ये घटना घट रही है यहां पर। तो जब भी हम जानते हैं कि जब प्राइस और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, यहां पर प्राइस 20% कम हुआ है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 से 4 हो रहा है। और एक्सपेंडिचर यानी बिक्री ये क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो यानी 4 से क्या हो रही है, सॉरी यहां पर 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 से 6 हो रहा है। तो क्या होगा यहां पर 25 और ये हो जाएगा 24। तो ओवरऑल क्या हो रही है, घट रही है। एक घट रही है किसके रिस्पेक्ट में, इधर वाले के रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना लाजमी है और 4 बार में ये कट जाएगा तो यहां पर 4% की कमी हो जाएगी, यानी यहां पर माइनस हो रहा था इसलिए ये कमी होगा। अगर यहां प्लस होता तो बढ़ोतरी होती। तो ये ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 800 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब इसको फॉर्मूला से करने जाओगे ना, फॉर्मूला से करने जाओगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम
फेस करना पड़े। तो मैं एक तरीका बताता हूं, बहुत इजी है, बस करना कुछ नहीं है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, ये रेशियो मेथड है, ठीक है ना। रेशियो मेथड से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। 1/20, तो 20 से 21 पहले साल, फिर दूसरे साल में 20 से 21, ये कहानी चली और ये 400 हो गया, ये 441 हो गया। कितना ज्यादा ब्याज दिए आप? 41 रुपए ब्याज दिए, और ये आपका प्रिंसिपल होता है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको 800 दिया हुआ है, तो इसके बराबर रखेंगे। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो जैसे ही इससे गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 82 रुपये, ठीक है। आपका जो उत्तर होगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस आपको ध्यान ये देना है कि इसको करेंगे कैसे। तो करना ऐसे है कि ये आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा। ये क्या टूटेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर भी इसको तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। तो जैसे ही कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह एज इट इज रह जाएगा, -2xy, और ये क्या बन जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत बच्चों ने इसका गलत उत्तर दिया है, क्योंकि आपको बताना है कि यहां पर 32 ए बी स्क्वायर सी के समान पद पूछा है, यानी टर्म है, ठीक है। वैल्यू नहीं पूछा है आपसे, वैल्यू नहीं पूछा है। वैल्यू पूछता तो फिर बात दूसरी हो जाती है, लेकिन यहां टर्म पूछ दिया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। तो किसमें? इसमें बी 2 बार नहीं है, इसमें भी बी 2 बार नहीं है, इसमें भी बी 2 बार नहीं है, केवल और केवल ए ऑप्शन में बी 2 बार है। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा, न कि बाकी कोई ऑप्शन में से बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि समान पद ढूंढना है जिसमें ए बी स्क्वायर सी, यानी वेरिएबल्स, यानी ए बी स्क्वायर और सी होना चाहिए। कोई भी संख्यात्मक गुणांक, यानी 32 का गुणांक होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। यानी 32 का वो मल्टीपल होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां पर 32 का मल्टीपल, डेफिनेटली ये 32 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर उसको नहीं देखना है, आपको वेरिएबल्स देखना है। तो वेरिएबल्स आपका यहां पर ए ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है कि बी 2 बार दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 21 का स्क्वायर। अब देखिए ये इस पे आपको जो ये होगा, जो बनेगा, ये हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो उत्तर बनेगा, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी कर सकते हो। ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 507 प्लस क्या होगा? 507 प्लस 497। जब इसको माइनस, इसको क्या करना है? प्लस करना है और इधर माइनस करना है। 507 माइनस 497, ठीक है। तो प्लस करोगे तो कितना आएगा? 7 7 14 और 10 10 और 10, ये टोटल कितना हो गया आपका? 1004। और मल्टीप्लाई करोगे इस किससे? 507 में से 497 आपको माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, ठीक है। तो जैसे 10 मिलेगा तो 1004 इंटू 10 करोगे तो ये क्या होगा? 0 बढ़ जाएगा, बस। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 1040, ठीक है। 1040 आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब ये जो पूछा है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहां पर दिक्कत ये है, ये बच्चे छोड़ ही देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके बस की बात है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो प्रैक्टिस किया नहीं है, उन्होंने ऐसे प्रश्नों का हल किया ही नहीं है, ना देखा है। तो इसीलिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो मैं यहां बता दूं, अगर आपको यहां पर ये चीज पता होता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy बराबर होता है
x माइनस वाई माइनस जेड, और एक ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई प्लस जेड। तो या तो ये पता है तो डायरेक्टली आप आंसर पुट कर दोगे यहां पर, क्योंकि इस फॉर्मेट में जो होगा वो ही आपका आंसर होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा वो सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, या तो दूसरा तरीका है एलिमिनेटिंग ऑप्शन, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए में देखेंगे तो इसमें -3 भी दिया हुआ है, -3 भी दिया हुआ है। ठीक है, और +3 भी दिया हुआ है। ठीक है, -3 भी और +3 भी दिया हुआ है, तो ये मिलकर क्या बनाएगा, -9b² बनाएगा। लेकिन यहां तो +9b² है, तो ये तो खत्म हो गया। अगर वहीं पर दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो आप देखोगे इसमें कि 2a + 3b और 2a + 3b ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 13ab बना देंगे। 12ab थोड़े बनाएंगे। ठीक है, 12ab नहीं बनाएंगे, ये 13ab बना देंगे। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा ये भी बी ऑप्शन नहीं बनेगा। और वहीं अगर डी ऑप्शन को देखेंगे तो डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये a + b + c दिया हुआ है, तो ये कतई बनने वाला तो है नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन बचा बस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर उतने पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, उतने पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, हम कह सकते हैं कि सर 4a² को हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस ये 3b का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, इसको ये 3b का होल स्क्वायर हो गया ना, और -4c का होल स्क्वायर, और फिर यहां पर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2a और 3b। इसको मैंने तोड़ के ये लिख दिया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये 2a² + 3 इतना लिखने के बाद आप देखोगे कि इसको मैं इस चीज को मैं ये पूरा जो है ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं सी वालों को छोड़ के, या फिर इसको उठा लूं, इसको उठा लूं a² + b² - 2ab। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर। और ये देखिए ये क्या बना, ये बन गया a² - b²। तो इस पूरे को a और इसको b मान लो, तो a² - b² करोगे तो जस्ट देखो कैसे होगा, a² यानी एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। जैसे लिखोगे सी आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। देखो कैसे, 2a - 3b और प्लस माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा, प्लस है तो ये a है प्लस b यानी 4c, और फिर उसके बाद एक कोष्टक में 2a - 3b - 4c। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है तुमको, केवल और केवल इसी ऑप्शन में दिखेगा, जो कि आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात समझ में, बस इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया है, बाकी यही ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखो इस तरह से भी आप आराम से कर सकते। तो 3 तरीके मैंने बता दिए, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अदर कहीं पर भी जाओगे तो बस यही करेगा, बी ऑप्शन इसका सही है, इसका डी ऑप्शन सही है, लगा लीजिए, यही आपका सही है, यही सही है। सॉल्यूशन आपको कोई नहीं कराएगा, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आपका भविष्य जो है वो आगे आने वाले कोई एग्जामिनेशन में ये सारे सॉल्यूशन आपके भविष्य तय करेगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आपको आ गए ना, तो कोई भी कंपटीशन हो आप चूकेंगे नहीं। आगे बात समझ में, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप एकदम नहीं समझ में आया, इस वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मेरा समझाना बहुत स्लो लग रहा होगा
तो आप वीडियो के स्पीड को 2.5x पे करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, सेटिंग में जाओ, वहीं यूट्यूब पे एक गियर का ऑप्शन होगा वहां पर, और गियर के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करोगे तो 2.5x पे करके आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको तो सिंप्लीफाई कर देना है बस। इसको मैं यहीं पे काट देता हूं, 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5/22, माइनस इसको काट देता हूं, 4 से 4 कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक है, 3 से ये 3 टाइम्स में कट गया ना, और यहां पर आपका क्या है, यहां पर 4 नहीं है, यहां पे 12 है, थोड़ा सा इसको वो कर दीजिएगा, 12 है। तो जैसे फिर इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, और 4 से फिर मैं इसको एक बार सही कर देता हूं, रुक जाओ, इस क्वेश्चन को मैं एक बार सही कर देता हूं, आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, होल्ड कीजिएगा बस, मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, यहां 12 है, यहां पर भी मैं सही कर देता हूं, क्वेश्चन का यहां पर 12 दिया हुआ है, लेकिन मिसटाइप हो गया यहां पर। चलिए अब सही हो गया यहां पर। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर प्लस यहां पर काटोगे, कटने वाला है क्या, बिल्कुल कटने वाला है, यहां पर आप काटोगे 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, यानी 2/13 आपका राइट हैंड यहां पर मतलब फ्रैक्शन में बचेगा 2/13। अब देखिए यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5/22 प्लस 2/13 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर 13 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, और यहां पर आप 22 से गुणा कर दो। ठीक है, तो जैसे ही गुणा करोगे तो यहां नीचे क्या आ जाएगा, 13 में 22 का गुणा करोगे तो 13 में 22 का अगर गुणा करने जाओगे तो ये 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 6 6 2 286। ठीक है ना, 286 आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर 13 5 जा 65, और प्लस 44 प्लस 1, बस कुछ नहीं करना है, 65 और 44 कितना हुआ, 109/286। वैसे भी 286 अगर ऑप्शन में आ गया है तो ए ऑप्शन यहां पर मार के जा सकते हो, यहां माइनस होगा। ठीक है, मैंने यहां पर गलती से प्लस लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको माइनस में करोगे तो ये माइनस में आएगा 177/286। ठीक है, आपका ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजी वे में नहीं आएगा, यहां पर 2 तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 2 तरीके से करना पड़ेगा, पहले 5 साल पहले और 5 साल बाद। पहले 5 साल पहले का जो कहानी है वो क्या है कि 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्र की उस समय की आयु की 7 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु वर्ष में बताना है। तो 5 साल पहले की कहानी अगर हम कहें तो f+5, यानी वर्तमान से पहले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद, तो f+5 होगा। पहले बाद की बात हुई है, पहले नहीं की बात हुई है, पहले बाद की बात हुई है, 5 साल बाद। तो वर्तमान से बाद में जाएंगे तो प्लस होगा, और ये किसके बराबर है, अपने इसके पुत्र के एस इसके सन, यानी यहां पर एस से इसके पुत्र की आयु डिनोमिनेट कर देते हैं, और यहां पर s+5 के 3 गुनी हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका f+5 इक्वल टू 3s+15। और अगर हम बात करें यहां पर f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3s+10 हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां एक जगह आ गई f की वैल्यू, 5 साल बाद जो f फादर की एज है वो 3s+10 है,
और वहीं 5 ईयर पहले की बात करें, 5 ईयर पहले की बात करें तो ये क्या होगा, तो f-5 वर्तमान से पहले जा रहे हैं तो माइनस होगा, और ये क्या है, इसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगा, f-5 इक्वल टू 7s-35, और फिर यहां पर f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7s-30। तो यहां पर f की वैल्यू 7s-30 है और यहां पर आपकी वैल्यू 3s+10 है। तो दोनों को बराबर अगर हम रख दें, दोनों को बराबर रख दें, 5 साल पहले और 5 साल बाद की आयु की, इसके फादर की आयु की को बराबर में रख दें, तो 7s-30 इक्वल टू 3s+10, तो ये कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4s इक्वल टू 40, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, काट देंगे तो सन की जो आयु है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये तो सन की आयु है, लेकिन बोला है कि पिता की वर्तमान आयु बताना है, तो पिता की वर्तमान आयु बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में इसकी वैल्यू लग देते हैं, इसी में रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो s30+10, यानी ये आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 40। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। आपकी पिता की जो आयु बनेगी वो 40 ईयर, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर बनेगा। अगर आप यहां पर बहुत शॉर्ट मेथड में करना चाहते हो, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच बच्चों के लिए, जो कि इस मेथड को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले फादर और सन, यानी अगर बात करें तो सन का अगर x है तो फादर का 3x था, 3 गुना था, और वहीं अगर 5 साल बाद की बात करें तो वो 7 गुना था, और पुत्र का x अगर माने तो पिता का 7x था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4x। तो यानी जो भी हमारा आंसर बनेगा वो कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा, 100% ऐसा होगा कि ये 4 का मल्टीपल बनेगा। ऑप्शन में अगर हम देखें कि 4 का मल्टीपल कौन है, ये है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, बचा कौन, बी, यही आपका राइट आंसर बना। तो आप ये भी अप्रोच ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको आता है तो। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इसको इतना ज्यादा सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपका एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने ये वाले इस तरीके से किया है या इस तरीके से किया है, बाकी अंतर सिर्फ ये है कि इससे आंसर आपको बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाएगा और इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे अभी आपके पास 2.5 घंटे का समय है, लेकिन आने वाले जो आगे आप जाएंगे तो वहां पर आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है ना, तो आप अभी से ऐसी सॉल्यूशन की मेंटेलिटी बनाकर चलोगे तो आगे चल के आपके जब वो बिहेवियर में रहेगा तो आप हमेशा इसी तरीके को अपनाओगे, न कि इस तरीके को। तो मैं यही चाहता हूं कि आपके अंदर ये चीज डेवलप हो। ठीक है, आगे बात समझिए। सॉल्यूशन तो आपको पूरा दिन भर दे दिया जाए तो इसका आराम से आप कर लोगे, लेकिन जैसे ही टाइम का बाउंडेशन दिया जाता है तो वहां पर आ जाती है एफिशिएंसी की बात आ जाती है। ठीक है ना, एफिशिएंसी की बात आ जाती है। तो यहां पर बात एफिशिएंसी की है कि आप कितनी एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जा रहे हो। ठीक है, आगे बात समझिए। क्योंकि जो एक बच्चा अगर 10 घंटे में कोई काम 10 घंटे में कर रहा है और वहीं आप काम 1 घंटे में कर रहे हैं, तो वैल्यू आपकी है, न कि उस 10 घंटे में करने वाले उस बच्चे की है। आगे बात समझ में, वैल्यू आपकी होगी ज्यादा, क्योंकि आप उस 10 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर ले रहे हो, तो आपका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो ये वो वैल्यू क्रिएट करने का तरीका है, यही वाला। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको क्रिएट नहीं करेगा, ये आपका बेसिक है। आपको जाहिर सी बात है कि आपको बेसिक आना चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों सॉल्यूशन बताया आपको। ठीक है, लेकिन आपको अप्रोच किसका रखना है, इस वाले मेथड का। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है। अब सबके अंकों का योगफल तो 11 है, लेकिन अंकों के स्थान को पलटने पर नई संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 27 प्राप्त होता है। तो 65 को जैसे ही 56 करके घटाएंगे तो कहीं ये इसका यूनिट डिजिट तो 7 आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। 92 को आप घटाएंगे तो ये आएगा 7, नहीं आएगा 7। अगर 47 को आप घटाते हो 74 करके तो क्या ये यूनिट डिजिट इसका आएगा 7? नहीं आएगा, नहीं आएगा। केवल और केवल 74 को जब आप 47 बनाकर वो करोगे तो ही आपका जो आंसर आएगा वो 7 यूनिट डिजिट पे आएगा, जो कि डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। आगे बात समझ में, इसको ऐसे ही उड़ाना है, ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे प्रश्नों को वो नहीं करना है, ठीक है ना, टाइम नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका फिगर दिया हुआ था, फिगर मैं यहां पर बना दे रहा हूं, फिगर है नहीं यहां पर, मैं बना दे रहा हूं फिगर, ठीक है, फिगर मैं बना दे रहा हूं। फिगर कैसा था ध्यान दीजिएगा, फिगर था कुछ ऐसे, नहीं ऐसे नहीं था, ये रोम्बस था, ठीक है, इस तरह से मे भी इस तरह से था, इसी तरह से अ, एक सेकेंड देखिए, जो रोम्बस था, आप रेक्टेंगल को इसको समझ लीजिए कि ये रेक्टेंगल इस तरह से, रेक्टेंगल के इस तरह से रेक्टेंगल है, ओह इस तरह से ये, हाँ ठीक है, ऐसे था कुछ फिगर। अगर यहां पर ये ऐसा दिया हुआ था, ये वाला डायगोनल नहीं था, डायगोनल जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था, ठीक है, और ये आपका 80 डिग्री था। तो आप सभी को पता है जब रोम्बस होता है तो इसका जो डायगोनल होता है, इसके आमने, पहली बात तो इसके आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये दोनों आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, और जो डायगोनल होगा इस एंगल को एकदम हाफ हाफ में बाइसेक्ट करेगा। तो अगर मैं बात करूं इस एंगल की तो ये एंगल आपका 40 डिग्री का होगा, और डायगोनल हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो जैसे ही हमको पता चला कि ये एंगल और ये एंगल हमको पता चल गया, तो हमको ये एंगल पता चल जाएगा, ये वाला एंगल बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? तो यहां पर हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और यहां पर दो एंगल हमको पता चल गए, यानी 130 माइनस जैसे ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 डिग्री आपका यहां पर राइट आंसर मिल जाएगा। यानी ये जो बनेगा आपका 50 डिग्री का बनेगा, और ये जो बड़ा वाला एंगल बनेगा ये 100 डिग्री का बन जाएगा। यानी आपका जो आंसर है यहां पर 50 डिग्री का बनेगा। लेकिन ये पूछा है वही, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। सी ए डी क्या पूछा है, सी ए डी, ये वाला एंगल पूछा है, सी ए डी, ठीक है। तो ये एंगल आपका 50 डिग्री का बनेगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि एक सम बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 30 डिग्री हो की भुजाओं की संख्या होगी। तो याद रखिएगा जो भी पॉलीगन होता है, ठीक है ना, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन का जो अगर साइड निकालना हो आपको, तो रेगुलर पॉलीगन का जो साइड निकालने का तरीका होता है, रेगुलर पॉलीगन का जो साइड निकालने का तरीका होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान में आपको रखना होगा कि क्या तरीका होता है उसका डायगोनल निकालने का।
उसका डायगोनल निकालने का जो तरीका होता है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह डायगोनल निकाला जाता है। तो पहले तो साइड्स हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन बराबर होता है इनके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हर पूरे सम ऑफ ऑल एंगल्स अपॉन जो आपको एंगल दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स निकल आएगा। तो इसको काट देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में। तो यानी 12 साइड्स यहां पर होंगे जो कि ए ऑप्शन में यहां पर गिवन है। ठीक है, 12 आपका यहां पर राइट आंसर बनेगा। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अब यहां पर पूछा है कि एंगल पूछ दिया है, एक सम बहुभुज की 18 भुजाएं हैं, तो इस बहुभुज के एक बाह्य कोण का माप बताओ। यानी ये एक्सटर्नल एंगल की बात करिए, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो जब भी एक्सटीरियर एंगल की बात करता है तो बस इसको भी 360 डिग्री अपान एन यानी नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दो। तो 360 डिग्री अपान 18, तो काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, 18 दूना 36 कट गया, यानी 20 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल जो निकलेगा वो डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इस वर्ग का परिमाप पेरीमीटर पूछा है। तो कुछ फॉर्मूला आपको याद ही होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और जैसे ही ये आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 2x प्लस 1 यानी 2x प्लस 1 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, 4a पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a। तो 4 इंटू 2x प्लस 1, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपसे बोल रहा है कि उस घन का घनफल जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर है क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर दिया हुआ है, 600 के बराबर दिया हुआ है। तो काट देंगे तो ये एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो साइड इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो जैसे ही 10 हो गया तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब, यानी डी ऑप्शन यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31st क्वेश्चन, एक सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का पेरीमीटर पूछा है। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या है, ये क्या होता है, √3 अपान 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यही इसके बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर, 24√3। तो ये से ये खत्म हो गया, एस स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24 इंटू 4, और एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं 3 ये क्या होगा, 24 को अगर आप वो करेंगे
तो 4 6 या 24 यानी 4 का तो जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 6 बेचारा इसी के अंदर रह जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 4√6, नहीं परिमाप पूछा है ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर जो है ये होता है 3 × s। ठीक है, ये क्या होता है, पेरीमीटर आपका क्या होता है 3 तो 3 × 4 × √6 क्या बनेगा, 12√6 आपका राइट आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर। आपका यहां पर बी ऑप्शन आपका यहां पर सही उत्तर बनेगा। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चंस क्या बोला है कि 28 मीटर गहरा और 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदने के लिए कितने घन मिट्टी बाहर निकालना पड़ेगा। यानी आपके यहां इतना ऐसा कुआं है, इसकी जो गहराई है वो है 28 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है व्यास यानी इसका जो डायामीटर जो है वो 3 मीटर का है। तो अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको सिलेंडर के तरीके का दिखेगा, तो हम बता सकते हैं कि यहां पर जो सिलेंडर है अगर इसका रेडियस निकालना हो तो रेडियस हम निकालेंगे तो 3/2 यानी 1.5 मीटर रेडियस निकालिए। तो जो वॉल्यूम होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी बाहर निकलेगा, उतनी ही मिट्टी बाहर निकाली जाएगी। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो ये बनेगा पाई, r की वैल्यू है 1.5 का स्क्वायर और इंटू हाइट कितनी है 28। तो बस यहां पर हम जो वैल्यू रखेंगे पाई का 22/7 रख देंगे और इंटू 15 का जो स्क्वायर होता है वो 2.25 होता है, जाहिर सी बात है, और इंटू 28 करोगे ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और ये जो आएगा 488 इंटू 2.25 5 8 या 40, यानी कहीं ना कहीं जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, अप्रोक्सीमेशन आएगा। अब यहां देखो, यहां गलत, मैं एक तरीका बताऊं, बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। क्योंकि यहां पर देखो, इसको गुणा करने की गलती जो भी करेगा वो अपना सर जो है ओखली में डालेगा, क्योंकि यहां गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है सर, क्योंकि मुझे पता है सर यहां पर 11 × 8 है, तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होने वाला है। आंसर जो मेरा आएगा वो कहीं ना कहीं सर 11 का मल्टीपल होगा 100%। तो क्या 128 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 60 है, नहीं है। 72 है, नहीं है। ऑप्शन बचा कौन, दम आप समझ लीजिए ना कि ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि सर क्या ऐसे भी आंसर आता है, सर बिना सॉल्व किए हुए आंसर आना, क्या आप कभी सोच सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए आपके पास, स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, आपका दिमाग वैसा काम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी में आप सभी लोग जानते हो कि यहां पर जो दिया हुआ है वो 4 रेड बॉल है, यानी बोला है कि 4 लाल गेंद है, 2 पीली गेंद है, और सभी गेंद हर तरह से एक समान है, केवल उनके रंगों के अलावा। ठीक है ना, रंग के अलावा बाकी गोल ही है। इस थैले में एक गेंद जो है थैले के अंदर बिना देखे निकाली जाती है, तो इस गेंद की लाल होने की प्रायिकता बतानी है आपको। और 2 येलो है, और टोटल कितने हो गए, तब टोटल हो गए आपके 6 बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है पॉसिबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं कि 4 है, यानी 4 बार निकालेंगे तो 4 बार तो लाल गेंद निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा तो कॉमन है कि 4 बार तो निकलेगा ही निकलेगा, तो 4 बार तो निकलना तय ही है। ठीक है, तो पॉसिबल है 4 और टोटल है 6, काट दो, ये कितने बार में कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 इसका जो होगा वो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। ठीक है, आगे बात समझ में।
क्लियर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी सिंपल। क्या करना है, बस आपको ऐड कर देना है 20 बंगाली, ये अंग्रेजी 20 है, पंजाबी आपका 25 है, और 15 है, 30 है, और 25 है, ठीक है। ऐड कर दो 5 5 10 5 15, यानी यूनिट डिजिट है, ये तो खत्म हो गया यूनिट डिजिट से। तो 2 2 4 और 1 5 5 3 8, 8 और 2 10 और 1 11, 115 आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी का है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से निकाली एक काली बेगम निकालने की प्रायिकता बतानी है। अब देखो, समझना पहले, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं ताश की पत्ती में? टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। इसमें जो क्वींस होती हैं, वो 4 क्वींस होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। एक जो ब्लैक क्वीन जो होती हैं, एक आपका ये जो पान का पत्ता होता है, ठीक है ना, पान का पत्ता जो होता है इस तरह से, और एक होता है चिड़ी, ये भी ब्लैक होता है, ठीक है ना, ये भी ब्लैक होता है। तो इसका भी हम निकालेंगे। इसको बोला जाता है स्पेड, इसको स्पेड बोला जाता है, और इसको बोला जाता है क्लब, ठीक है ना, क्लब, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर कितने बार आएंगे? 2 बार आएंगे, यानी इसका एक क्वीन और इसका एक क्वीन, 2 बार, दोनों ब्लैक है, ठीक है ना। तो आने की प्रायिकता कितने बार है? तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल, मतलब पॉसिबल प्रोबेबिलिटी तो 2 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल कितने हैं? 52 है कार्ड है, ठीक है ना। तो बस यहां पर कितना आ जाएगा? 1/26 आपका राइट आंसर होगा, न कि 4/52 होगा। यहां पर जो जिसने 4/52 किया होगा उसका गलत आएगा, क्योंकि क्वींस तो 4 होती हैं, लेकिन काली बेगम निकालने का ना, जो काली कौन सी है? ब्लैक केवल और केवल ये स्पेड वाला होता है और क्लब होता है, और बाकी दोनों रेड होते हैं। बाकी दोनों क्या होता है? रेड होते हैं। तो रेड से कोई मतलब लेना देना है नहीं, यहां हमको ब्लैक से मतलब है। तो ब्लैक वाला जो होगा वो 2/52 आएगा यहां पर आंसर, ठीक है। तो ये था इसका सेशन, आज का सेशन, जो मैथ का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, ठीक है। नया सेशन की बात अगर बात करें, आप लोगों के सरप्राइज की बात करें, तो सरप्राइज जो है आपका वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्लासिक 5 6 7 8 के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आरके सेंट्रल एकेडमी जो है वो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है मास्टर फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। ये मास्टर फाउंडेशन कोर्स है क्या सर? तो इसमें मैं बता दूं, इस वाले कोर्स में आपको मिलेगा जेएनवीएस 2026, सीएचएस, सैनिक स्कूल और ओलंपियाड, इन सभी के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे एक ही कंबाइंड क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको इससे जुड़ना है, इस कोर्स को लेना है, तो बहुत जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है। अगर 6 महीने के लिए मात्र 2500 रुपए क्लास 5th और 6th वालों के लिए, ठीक है, और मात्र 3500 रुपए 6 महीने के लिए 7 और 8th वालों के लिए। तो ये सेपरेट क्लासेस चलेंगे, अलग अलग क्लासेस चलेंगे, 5 और 6 का अलग है और 7 और 8 का अलग है। सबसे बेहतरीन चीज बताऊं इस क्लास की, सबसे बेहतरीन चीज कि ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इस कोर्स के बारे में, तो कोर्स के बारे में आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। जो भी गार्जियन है वो इसकी जानकारी इस दिए गए कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं बताने के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।